हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उत्तराखंड मैप है। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि मैप से रिलेटेड होगी, जिसमें हम भारत के सभी राज्यों का और सभी केंद्र शासित प्रदेशों का मैप का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम उस राज्य के बारे में पर्टिकुलर उसकी पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। उसमें उससे रिलेटेड जो भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जो भी मतलब फ्लोरा एंड फौना, मतलब वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, वहाँ पे जो भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज़, मिनरल और इकोनॉमी, हर चीज़ का हम एक होलिस्टिक ओवरव्यू लेके चलेंगे। तो ये हमारी इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जो कि किस पे बेस्ड है, उत्तराखंड पे बेस्ड है। और इसमें उत्तराखंड के बारे में मतलब हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम स्टेट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे स्टेट का, कि इस स्टेट में क्या क्या है, जो भी स्टेट की स्थापना कब हुई थी, स्टेट का गठन और जो भी है। फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे जियोग्राफिकल फ़ीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट में कौन कौन से जियोग्राफिकल फ़ीचर्स हैं, मतलब कैसी कैसी वहाँ की भौगोलिक अवस्थाएं हैं, इनके बारे में जानेंगे। फिर हम स्टेट के फिज़िकल फ़ीचर्स के बारे में समझेंगे, वहाँ की डेमोग्राफी का एक ओवरव्यू लेंगे। फिर यहाँ के फ्लोरा एंड फौना जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में जानेंगे। और फिर इंडस्ट्रीज़, मिनरल और इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। तो इतना सब पढ़ने के लिए मतलब एक ओवरव्यू हमें इसका सबका चाहिए होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो हमें ये पता है कि जो स्टेट था ये आज़ादी के बाद तो मतलब इसमें अस्तित्व में आया नहीं था। तो ये कब आया, ये 9 नवंबर सन 2000 को इसको उत्तर प्रदेश राज्य से काट करके एक अलग राज्य बनाया गया। वो उसका क्या नाम रखा गया, उत्तरांचल। तो तब इसका नाम था उत्तरांचल। फिर 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके जो इसका वर्तमान नाम है उत्तराखंड, ये इसका नाम दिया गया। ये कब दिया गया, 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं। तो उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 13। इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं ये गढ़वाल रीजन में आते हैं, और जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कुमाऊं रीजन में आते हैं। मतलब इस पूरे क्षेत्र को, पूरे उत्तराखंड को 2 रीजन में डिवाइड किया गया है, एक है गढ़वाल रीजन, एक है कुमाऊं रीजन। तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ से हम एक डिमार्केशन लाइन खींचेंगे इस में, और इस लाइन के जो वेस्ट में आता है ये गढ़वाल रीजन है, जो ईस्ट में आता है ये कुमाऊं रीजन है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कुमाऊं रीजन में कितने ज़िले हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, ये कहाँ आते हैं, ये कुमाऊं रीजन में आते हैं। और गढ़वाल रीजन में पौड़ी गढ़वाल, टहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, तो ये आते हैं हमारे गढ़वाल रीजन में। तो हमें ये भी पता है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ आती है, गढ़वाल रीजन में आती है। और ये हरिद्वार, ये तो, और फिर उत्तराखंड कहाँ कहाँ से सीमा साझा करता है, तो किन किन राज्यों से। उत्तराखंड की जो पश्चिमी सीमा है इधर हिमाचल प्रदेश से लगती है, इधर ये इंटरनेशनल सीमा इसकी नेपाल, इसके इधर है उत्तर प्रदेश, और बाकी इधर आता है तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन जो कि चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो चलिए आज अब हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 19वां स्थान रखता है। इसका हाईएस्ट एलिवेशन जो कि नंदा देवी है, नंदा देवी पर्वत पे कितना है, 7,816 मीटर। और लोवेस्ट एलिवेशन क्या है, शारदा सागर रिजर्वायर, ये 190 मीटर। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 10 करोड़ के आसपास। और ये पॉपुलेशन में इसकी रैंक कौन सी है, 21वीं रैंक, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए। बाकी पहली रैंक पे तो उत्तर प्रदेश है। फिर यहाँ की डेंसिटी हम देखेंगे तो ये डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए क्या होता है, जो भी हिमालयी रीजन होते हैं या फिर जो भी पहाड़ी और पर्वतीय रीजन होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे भी कम होती है, क्योंकि पर्वतों की जो भूमि होती है वो तो रहने योग्य इतनी होती नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे भी अगर बर्फीले इलाके हुए तो वहाँ पे तो और भी आबादी बहुत कम रहती है।
जो आबादी सबसे ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा होती है वो कहाँ होती है? वो प्लेन एरिया में होती है, जैसे कि अपने देश में ये पंजाब, यूपी, बिहार इधर देखने को मिलेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये चीज़ हम इसमें से पढ़ लेंगे। फिर यहाँ की जीडीपी कितनी है? 2.93 लाख करोड़ यहाँ की जीडीपी है। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस में क्या है? हिंदी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो एडिशनल है वो संस्कृत है। बाकी वहाँ की जो नेटिव भाषाएं हैं, जो वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं, वो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी ये भाषाएं बोलते हैं। तो चलिए अब आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फिर हम सबसे पहले स्टेट के बारे में समझेंगे। तो उसमें हम ये समझ लेते हैं कि स्टेट के एम्बलम्स, मतलब राज्य के जो प्रतीक हैं, जो राजकीय प्रतीक हैं, वो क्या क्या हैं। तो फाउंडेशन डे, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर। तो फाउंडेशन डे के रूप में कब मनाया जाएगा? 9 नवंबर को ही मनाया जाएगा। जब उसकी स्थापना हुई वही उसका फाउंडेशन डे होगा। तो चलिए, फिर यहाँ का राजकीय जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? ढोल। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ढोल क्या होता है। ढोल एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये उत्तर भारत के लोग तो उत्तर भारत या दक्षिण भारत में भी इसका यूज़ किया जाता है। मृदंगम भी इसी टाइप का होता है। और फिर यहाँ का राजकीय जो मैमल यानी जो स्तनधारी जीव है वो क्या है? अल्पाइन मस्क डियर। तो अल्पाइन मस्क डियर, तो मस्क डियर क्या होता है? मस्क डियर देखिए, जो कस्तूरी मृग होता है उसे मस्क डियर कहते हैं। अल्पाइन क्यों लग गया? ये जैसे कोई जिस क्षेत्र में पाया जाता है, तो जो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया होता है, हाई एल्टीट्यूड का मतलब जो उच्च, जहाँ का समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होती है, तो उस एरिया को जैसे अल्पाइन बोल दिया जाता है, क्योंकि और वहाँ की वेजिटेशन, जो भी वहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उन्हें अल्पाइन वेजिटेशन बोल दिया जाता है। तो वहाँ जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको भी मतलब अल्पाइन बोल दिया, उनके नाम के आगे लग जाता है क्षेत्र विशेष। हाँ, अब जैसे उत्तराखंड के रहने वाले उत्तराखंडी, तो अल्पाइन एरिया तो अल्पाइन मस्क डियर। वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल एक मस्क डियर, ये मतलब कस्तूरी मृग पाया जाता है। यहाँ कई प्रकार के मृगों की, जो डियर्स की जो प्रजाति है वो पाई जाती है, जिसमें से हमारा ये बार्किंग डियर, हमारा ये सांबर के अलावा है यहाँ पे जो हॉग है, और जो चीतल की जो प्रजाति है ये भी यहाँ पे पाई जाती है। तो चलिए, तो मैमल क्या हो गया? अल्पाइन मस्क डियर हो गया। यहाँ का जो राजकीय जो पक्षी है वो क्या है? हिमालयन मोनल। ये पक्षी जो यहाँ पे है, ये मुर्गी के जैसा, ये क्या है? हिमालयन मोनल। ये क्या है? राजकीय पक्षी है। कहाँ का? उत्तराखंड का। फिर फिश है गोल्डन महसीर। ये जो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं गोल्डन महसीर है, ये उत्तराखंड की राजकीय मछली है। तो गोल्डन महसीर, अच्छा गोल्डन महसीर अभी क्या है? न्यूज़ में भी थी। कैसे ये न्यूज़ में थी? ये थी महाराष्ट्र में न्यूज़ में। इसमें क्या था? पुणे में जो एक नदी थी वहाँ पे इसकी गोल्डन महसीर एक तरह से एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुँच गई थी। फिर टाटा ट्रस्ट ने इसका मतलब इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इसको वहाँ के इकोसिस्टम में फिर से रिस्टोर किया। तो ये इसलिए न्यूज़ में थी। अब क्या है? बटरफ्लाई यहाँ की कौन सी है? वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक। अब पिकॉक से ऐसा मत समझिएगा कि पिकॉक जैसी कुछ दिखती है। इसमें एक्चुअली क्या है? इसके जो बर्ड विंग्स होते हैं, इसके जो विंग्स होते हैं, इसमें मतलब सतरंगी, जैसे पिकॉक के पंखों में कई प्रकार के कलर होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी होते हैं। तो ये क्या बटरफ्लाई क्या हो गई? वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक। फिर फ्लावर क्या हो गया? ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल देखिए, ये है ब्रह्म कमल की मान्यता है कि जो ब्रह्मा जी को तो हम सभी जानते हैं, सृष्टि के जो संरचना जिन्होंने की है, तो वो जिस कमल में बैठते हैं उसे ब्रह्म कमल कहते हैं। अच्छा, ये साल पर्यंत मतलब खिलता भी नहीं है, तो ये कभी कभी खिलता है। ये हिमालयन स्टेट में ही खिलता है, तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है, कभी कभी देखने को मिलता है, तो इसको क्या ब्रह्म कमल नाम दिया गया है। तो ये क्या है? स्टेट मतलब राज्य का जो पुष्प है वो क्या है? ब्रह्म कमल है। अब ट्री क्या है? ये बुरान का ट्री। बुरान का ट्री देखिए, ये ऐसा होता है, इसमें इस तरह के पुष्प लगते हैं, तो ये क्या है? बुरान। बुरान क्या है? वहाँ का राजकीय वृक्ष है। और यहाँ का जो स्पोर्ट्स है वो क्या है राजकीय? वो है फुटबॉल। वैसे तो हिंदुस्तान में देखेंगे हर जगह क्रिकेट का ही क्रेज़ रहता है, लेकिन यहाँ का जो राजकीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल। और हम इसके बारे में ये जान लेते हैं कि जो इस राज्य में 71% जो एरिया है वो क्या है? मतलब फॉरेस्ट से घिरा हुआ क्षेत्र है। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखी कि हमने इसमें हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है चमोली, सेकंड नंबर पे है उत्तरकाशी, थर्ड नंबर पे है पिथौरागढ़, और सबसे छोटा ज़िला जो आता है उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा चंपावत, सेकंड नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग, और थर्ड नंबर पे आता है बागेश्वर। तो मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चमोली, नंबर दूसरे पे उत्तरकाशी, नंबर तीसरे पे पिथौरागढ़, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा चंपावत, और फिर उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद आता है बागेश्वर। तो ये चीज़ एक मतलब याद करने का बिंदु था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं।
तो ज्योग्राफिकल फीचर्स कीवर्ड अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये समझ लें, अब ये तो पूरा माउंटेनियस एरिया है। माउंटेनियस मतलब पर्वतीय एरिया। तो पर्वतीय एरिया में भी कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। अच्छा, ये सब तो हम समझते हैं कि हिमालय ये जो एक तरह का फोल्ड माउंटेन है, और इसकी जो रचना हुई है ये एक तरह से माउंटेन बिल्डिंग जो हमारा जो समय काल था पृथ्वी के पूरे, अगर जियोलॉजिकल स्केल पे देखेंगे तो ये माउंटेन सबसे बाद में बना है। तो इसको ना 4 खंड में डिवाइड करते हैं। हिमालय से पहले की यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ थी उसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ये हिमालय के पश्चिमी एरिया में है। फिर हिमालय का निर्माण हुआ तो इसमें जो सबसे ऊंची श्रेणियाँ हुई उन्हें हमने कहा ग्रेटर हिमालय। तो फिर ग्रेटर हिमालय के बाद जो इससे थोड़ा सा नीचे जो श्रेणियाँ थी उन्हें हमने या तो हिमाचल हिमालय कह सकते हैं या हिमाद्री हिमालय। ये मतलब ऊंचाई में थी, लेकिन ये ग्रेटर हिमालय से थोड़ी कम थी। फिर जो हिमालय की जिसे तलहटी बोलते हैं, कि उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय सबसे निचले हिस्से में है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि उत्तराखंड में इधर देखिए ये शिवालिक रेंज भी है, इधर ये पूरा एरिया हमारा ये हिमाद्री हिमालय यानी हिमाचल हिमालय जिसे हम मिडिल हिमालय भी कह सकते हैं। और ये एरिया जहाँ पे ये आप बर्फ़ ये जो है ये बर्फ़ का मतलब इंडिकेशन है, ये नीला सफ़ेद, तो ये क्या है? ग्रेटर हिमालय। मतलब इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ की जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से आच्छादित हैं। और फिर रही ये जो बीच का होता है इसे मिडिल हिमालय कहते हैं। अच्छा, मिडिल हिमालय में आप कई सारी रेंज देख सकते हैं। तो ये ऐसा था कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में जब बीच के हिमालय की जो रेंजेस थी, ये इधर से इनमें प्रेशर पड़ा ग्रेटर हिमालय से, इधर से इनमें प्रेशर पड़ा शिवालिक हिमालय से, तो ये आपस में एकदम क्रश्ड हो गई मतलब ये दब गई। तो ये दब गई तो कुछ मतलब आड़ी टेढ़ी जो ये रेंजेस जैसे जैसे इनका वो हुआ वैसे ये बन गई। तो इसमें से जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे ये इधर कुमायूं हिमालय, इधर ये लेसर हिमालय, इधर नाग तिब्बा रेंज है, फिर मसूरी रेंज इधर है। अच्छा, मसूरी रेंज में ही हमारा ये जो मसूरी हिल स्टेशन है वो मसूरी रेंज। अच्छा, मसूरी तो सभी जानते होंगे कि लबासना जहाँ पे IAS एडमिनिस्ट्रेटर्स की मतलब वो जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ है? मसूरी में है। तो इसमें हमने ये चीज़ देख ली। तो ये हमने देखा कि ग्रेटर, तो हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड में सारे ही प्रकार के हिमालयस का मतलब वो देखा गया। तो ये हम देखते हैं कि ये जो शिवालिक है ये कहाँ कहाँ है? ये हरिद्वार में है, और इधर ये कहाँ है? ये ऊधम सिंह नगर में है। ये नैनीताल का भी कुछ हिस्सा इधर आ जाता है। तो ये शिवालिक, और इधर ही ये जो उत्तराखंड का जो भी प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया ये कहाँ कहाँ है? ये हरिद्वार में है, ऊधम सिंह नगर में है, इधर नैनीताल में है। तो यहाँ पे उत्तराखंड का हमें प्लेन एरिया देखने को मिलता है। बाकी पूरा एरिया क्या है? पहाड़ी एरिया। अच्छा, इसी में हम उत्तराखंड के पासेस के बारे में भी देख लेंगे। अच्छा, पास क्या होते हैं? जो माउंटेन्स के बीच में जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं इनमें पास कहते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने हिंदू कुश जो पश्चिमी हमारी सीमा है उसमें हमने एक खैबर पास का नाम तो हर किसी ने ही सुना होगा, क्योंकि यहीं से आक्रमणकारी आए थे इस देश में। बाकी तो इस देश को जैसे हिमालय ने एक तरह से गार्ड कर रखा था। क्या थी ये? जियोग्राफिकल बाउंड्री। तो ये पासेस होते हैं, यहाँ से कुछ मतलब निकास का स्थान होता है। तो उत्तराखंड के जो कुछ फेमस पासेस हैं इनका यूज़ लोग ना क्या करते थे, जब जैसे अभी ठीक है ठंडियों में तो बहुत बर्फ़ पड़ी तो ये रास्ते बंद हो जाते थे, तो क्या करते थे गर्मियों के टाइम पे यहाँ से ये व्यापार करते थे। तो व्यापार किसके साथ करेंगे? तो यहाँ तिब्बत था। तिब्बत पहले एक अलग मतलब स्वायत्त राज हुआ करता था, अब उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो तिब्बत से इनका व्यापार होता था। तो ये कौन सा पास है? ये माना पास है, ये नीति पास है, और ये लिपुलेख पास है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं जिनको हमें याद कर लेना चाहिए। अच्छा, लिपुलेख पास क्या है? अभी ये न्यूज़ में भी बना था। क्यों? आपने सबने हमारी मानसरोवर के बारे में सुना होगा, जहाँ पे लोग अपने देश से हर बार जो श्रद्धालु जाते हैं वो कैलाश मानसरोवर, क्योंकि कैलाश पर्वत को माना जाता है कि वो शिव जी का अबोड मतलब शिव जी का जहाँ शिव जी रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं वो है। तो ये हिंदू धर्म में इसकी कई मान्यता हैं। तो लोग जाते हैं मानसरोवर की यात्रा करने, तो वो ये लिपुलेख पास से होके जाते हैं। तो अभी क्या है, अपनी गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिपुलेख पास, पहले जैसे ऐसा कच्चा सा रास्ता था तो लोगों को जैसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो यहाँ एक अच्छा खासा रोड बना दिया गया है, हाई एल्टीट्यूड रोड। तो यहाँ पे ये अब जब ये रोड बनाई गई तो इस पर किसने ऑब्जेक्शन किया? नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया। नेपाल ने क्या ऑब्जेक्शन किया? नेपाल ने कहा कि इधर ये जो लिपुलेख पास तक आपने रोड बनाई है इसमें इधर जो काला पानी का एरिया आता है, ये काला पानी का एरिया नेपाल ने कहा कि ये एरिया हमारा एरिया है।
तो इसमें ये बोले कि 1816 की जो सुगौली की संधि हुई थी। अच्छा, ये संधि क्या था कि इसमें ब्रिटिशर्स ने जो नेपाल से जो इनकी युद्ध हुआ था तो 1816 में इन्होंने संधि कर ली थी, और इस संधि के द्वारा ये कुमायूं हिमालय का, ये जो कुमायूं उत्तराखंड का रीजन था, ये ब्रिटिशर्स ने नेपाल से, तब नेपाल के कब्जे में था, इसको नेपाल से ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। अच्छा, आप समझेंगे कि अच्छा मैम तो ये क्या मतलब नेपाल का था? नहीं, ये नेपाल का नहीं था। नेपाल ने भी 1790 के आसपास इसको, यहाँ के उत्तर कुमाऊं के जो राजा थे, कुमाऊं का जो राजवंश था, उससे नेपाल ने इसे कब्जा किया। फिर उसके जस्ट मतलब 25-26 साल बाद ब्रिटिशर्स ने नेपाल से इसको छीन लिया। तो ये तब कि उन्होंने उस मतलब संधि का हवाला दिया कि ये एरिया हमारा है। तो खैर ये मैटर तो दोनों देशों के बीच का है, वो अभी भी चल रहा है। ये न्यूज़ में था इसलिए मैं आपको बता दिया, और ये इससे क्या है, याद करने में भी आसानी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं पंचप्रयाग के बारे में। तो पंचप्रयाग क्या है, ये चीज़ें तो हम सभी ने सुनी होंगी कि जैसे सबसे पहले मतलब हम पंचप्रयाग समझने से पहले ये जान लें प्रयाग क्या होता है। प्रयाग का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, जैसे संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ होता है दो नदियों का संगम। कोई भी दो नदियों का संगम हो उसे प्रयाग कहेंगे। ठीक है, चलो फिर अब ये जब इसे प्रयाग कहेंगे तो इसमें प्रयाग में भी जो तीर्थराज है तो उसे बोलते हैं प्रयागराज को। क्यों उसको तीर्थों का राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर प्रयाग क्या होता है, एक तीर्थ होता है। तो इसको तीर्थों का राजा प्रयागराज को क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और सरस्वती की अदृश्य धारा, इसलिए उसको तीर्थों का राजा बोलते हैं। तो अब हम पंचप्रयाग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो हमने सबने मतलब सुनी होगी कि यहाँ 5 प्रयाग कौन कौन से हैं उत्तराखंड में। खासतौर से अगर उत्तराखंड के कोई निवासी अगर इसे देख रहे होंगे तो ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो इसको हम एक विस्तृत ओवरव्यू लेके चलेंगे जिससे कि हम ये पंच प्रयाग को कभी भूले नहीं, और हम एक स्टोरी से देखते हुए इसे पढ़ेंगे तो ये हमें कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये हमारे पंच प्रयाग में बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ जो धाम है ये हम समझते हैं ये किसका धाम है, ये विष्णु भगवान का धाम है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अब ये अलकनंदा नदी निकलती है, तो ये अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? ये एक ग्लेशियर का नाम है, उसका नाम है सतोपंथ। तो ये सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। तो सतोपंथ ग्लेशियर, जहाँ ग्लेशियर लेक है, जहाँ से ये कुछ ऐसे मतलब ट्रायंगल की आकृति की है, यहाँ ये इस ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। तो जब ये नदी निकलती है तो फिर ये आगे बढ़ती हुई बद्रीनाथ धाम के पास से जब ये आगे बढ़ती हुई आती है तो इसमें एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है धौली गंगा। अब धौली गंगा कहाँ मतलब कहाँ से निकलती है? तो धौली गंगा हमने जो पीछे पास पढ़ा था नीति पास, तो जो नीति पास का एरिया था वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ये है धौली गंगा निकलती है। तो धौली गंगा नीति पास से निकल के 25 किलोमीटर ही आती है कि ये अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है विष्णुप्रयाग में। अब हम विष्णुप्रयाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विष्णुप्रयाग में माना जाता है, यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो मानते हैं कि यहाँ पे नारद जी ने आके तपस्या की थी। तो उन्होंने जब तपस्या की थी तो ये जो नदियों का जहाँ संगम था, यहाँ पे एक अष्टकोणीय मंदिर है। अष्टकोणीय मतलब जिसमें 8 भुजाएं जहाँ बनती हैं, तो ये अष्टकोणी इस टाइप का कुछ ऐसा मंदिर होगा, इस मतलब आकृति का। तो इस अष्टकोणीय मंदिर में उन्होंने मतलब यहाँ पे इस स्थान पे उन्होंने तपस्या की थी नारद जी ने, इस वजह से। और ये एरिया कहाँ आता है? ये जोशीमठ में। अच्छा, ये न्यूज़ में भी था क्योंकि अभी लास्ट ईयर यहाँ पे क्या है, एक ग्लेशियर लेक जो आउटब्रस्ट हुई थी जिससे लैंडस्लाइड आई थी। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन। तो भूस्खलन की वजह से भी यहाँ पे धौली गंगा रिवर में बाढ़ आ गई थी, तो इसलिए न्यूज़ में भी था। तो फिर यहाँ पे क्या है, तो इस मंदिर ये जो आज के अभी अभी आप अगर विष्णुप्रयाग घूमने जाएंगे तो यहाँ ये अष्टकोणीय ये आकृति वाला मंदिर मिलेगा। तो जो वर्तमान मंदिर है इसकी जो निर्माण है किसने कराया था? ये 1889 में इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर का अगर आप सबने इतिहास पढ़ा होगा तो अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी थी, इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अच्छा, इन्होंने कई कई जगह के मंदिर बनवाए। एक और मंदिर इन्होंने बनवाया, इन्होंने काशी विश्वनाथ का मंदिर, उसका भी जीर्णोद्धार जो पुनर्निर्माण कराया था वो रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने ही कराया था। तो ये कब कराया था उन्होंने? चलिए फिर अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। इसमें हम ये अब नदी यहाँ से क्या है, अलकनंदा, और ये धौली गंगा मिली तो अब ये आगे बढ़ी। अच्छा, जो नदी में बहाव ज़्यादा होता है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, उसी के नाम पे जब दो नदियाँ मिल जाती हैं तो बड़ी वाली नदी के नाम पे आगे नदी का नाम पड़ जाता है। तो धौली गंगा तो आके इसमें समाहित हो गई, इसका अस्तित्व खत्म। अभी भी क्या है, ये अलकनंदा है। अब ये अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें कौन सी आके नदी मिलती है?
ये नंदाकिनी, ये नंदाकिनी नदी यहाँ से निकलती है। ये यहाँ पे नंदा देवी इधर, ये मतलब इधर के ग्लेशियर से निकल के आती है, इसलिए इसका नाम क्या है, नंदाकिनी। ये नंदाकिनी आके कहाँ मिली, ये मिली हमारे नंदप्रयाग पे। अब आप ये देखेंगे कि विष्णुप्रयाग से नंदप्रयाग की दूरी कितनी है, तो ये कुछ 60 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी है, 60 से 65 किलोमीटर। एग्जैक्ट नहीं है, आप इस पे मत चाहिएगा कि एग्जैक्ट है, मतलब इसी के आसपास 60 से 65 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। कहाँ से, विष्णुप्रयाग से नंदप्रयाग की दूरी। तो यहाँ पे नंदाकिनी नदी आके मिलती है। तो यहाँ पे मतलब आप पूछेंगे कि मैम यहाँ क्या मतलब ख़ास बात है, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये नंदप्रयाग पे ही ये नंद बाबा जो हम बोलते हैं, जो किसे बोलते हैं, कृष्ण जी के जो फॉस्टर मतलब जिन्होंने उनको पाला था, फॉस्टर पेरेंट्स। तो किसने पाला था, नंद जी ने और यशोदा जी ने। तो बोला था कि उन्होंने मतलब पुत्र के लिए यहाँ पे कुछ यज्ञ किया था, यहाँ मतलब तपस्या की थी। और एक जो दुष्यंत और शकुंतला है, दुष्यंत शकुंतला, हमारे कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये एक बहुत ही क्लासिक जो ग्रंथ है। तो इसमें इसके जो नायक हैं ये महाराज दुष्यंत, जिनके पुत्र के नाम भरत के नाम पे बाएं देश का नाम भारत पड़ा, और शकुंतला जो उनकी पत्नी थी। यहाँ यहीं कालिदास ने मतलब उसकी रचना की थी अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो यहाँ दुष्यंत और शाकुंतला का जो मिलन हुआ था, जो उनकी शादी हुई थी, वो कहाँ मानी जाती है, नंदप्रयाग, क्योंकि वहाँ पे ही वो ऋषि का आश्रम था जहाँ शकुंतला रहती थी। चलिए, और यहाँ एक स्टोरी और है, ये ऋषि कण्व से जुड़ी। ऋषि कण्व ने भी यहीं पे तपस्या की थी। ये कण्व कब के थे, ये त्रेता युग के थे, राम जी के युग के थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से नंदाकिनी मिली, अलकनंदा। अब फिर ये नदी आगे बढ़ी अलकनंदा के ही नाम से, अलकनंदा के नाम से बढ़ी। फिर ये कितने किलोमीटर और आगे गई, ये 21 किलोमीटर आगे बढ़ी। 21 किलोमीटर आगे बढ़ी तो इसको क्या मिला, इसको मिला कर्णप्रयाग। अब कर्णप्रयाग में क्या था, कर्णप्रयाग में इसमें कौन सी नदी आके मिलती है, पिंडार रिवर। तो पिंडार नदी जो आके मिलती है, अब ये पिंडार नदी मतलब ये कहाँ से निकलती है, तो ये पिंडार ग्लेशियर, इसी के नाम का ग्लेशियर है, उसी से मतलब ये नदी आके निकली। अब ये नदी आके निकली तो ये मिलती है अलकनंदा से। कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में। अच्छा, कर्णप्रयाग के बारे में कहा जाता है यहाँ से कि स्वामी विवेकानंद ने जो तपस्या की थी वो कहाँ की थी, कर्णप्रयाग। मतलब जब उनका ये था कि वो ब्रह्मचर्य लेंगे, तो वो भी हिमालयों की ओर गए थे, और कुछ दिन आके वो कहाँ रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी कर्णप्रयाग में आके रहे थे। और कर्णप्रयाग में भी एक मतलब पत्थर का जो मंदिर बनाया गया है, स्टोन टेम्पल, वो किसने बनाया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने। शंकराचार्य के बारे में तो हम जानते हैं, शंकराचार्य मतलब ये 9वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ था, केरला के कलादी गांव में हुआ था, और वहाँ से ये निकले थे, और इन्होंने शैव धर्म मतलब हिंदू धर्म की एक पताका लेके ये निकले थे, और फिर इन्होंने पूरे देश में एक तरह से हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया था। मतलब उसमें बहुत सारी जैसे कुरीतियाँ आ गई थी, लोगों में बहुत अविश्वास हो गया था, तो एक तरह से उसका पुनः लोगों में विश्वास स्थापित करते हुए, तो ये उन्हीं शंकराचार्य की बात। तो उन्होंने क्या बनाया था, कर्णप्रयाग में उन्होंने एक पत्थर का मंदिर बनाया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना हम समझ गए कर्णप्रयाग तक। फिर आगे ये कर्णप्रयाग से ही अलकनंदा नदी आगे चली। अब ये कहाँ मिलती है, अब ये रुद्रप्रयाग पे किस नदी से मिलेगी, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी ये हमारे केदारनाथ धाम के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा। केदारनाथ धाम से ये नदी निकलती है, कौन सी, मंदाकिनी। अब ये किस नदी से आके मिली, ये मिली अलकनंदा से, और रुद्रप्रयाग में आके ये मिलती है। रुद्रप्रयाग में अच्छा काम माना जाता है कि यहाँ पे ही शिव जी ने तांडव किया था। तांडव का मतलब क्या होता है कि तांडव ये एक मतलब डांस होता है, ये क्रिएशन भी होता है, इसमें प्रिजर्वेशन भी होता है और डिसोल्यूशन भी होता है। मतलब ये एक सृष्टि के संहार और सृष्टि के निर्माण का एक डांस है। ये कॉस्मिक डांस भी, इसको कॉस्मिक डांस से भी इसको मतलब लिया जाता है, किसे, तांडव को। और ये कौन करता है, शिव जी करते हैं। तो ये कहाँ किया था इन्होंने, रुद्रप्रयाग में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर रुद्रप्रयाग से फिर अलकनंदा आगे बढ़ी। अब अलकनंदा से क्या आके मिलती है, भगीरथी रिवर। तो भगीरथी को ही मतलब गंगा कहा जाता है। तो ये कहाँ से आके मिलती, ये भगीरथी कहाँ से आई थी, गंगोत्री से। अच्छा, ये कहाँ जाता है, ये आके कहाँ मिली, देवप्रयाग में। अब इसी नदी को आगे जाके क्या कहा जाता है, गंगा। ये कहते हैं कि अलकनंदा यहाँ से आराम से मतलब एक शांत नदी के रूप में चली आ रही थी देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में जब गंगोत्री ये भगीरथी आती है, तो भगीरथी मतलब इसमें बहुत सारे पत्थरों पहाड़ों से होते हुए आती है। तो ये बहुत ही चंचल नदी के रूप में आती है, और ये देवप्रयाग में अलकनंदा के शांत जल से मिल जाती है। तो ये कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में आके मिलती है। तो
और इसमें देवप्रयाग इसमें हमने पढ़ लिया। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि देवप्रयाग में एक मंदिर है। वो किसका मंदिर है? राम जी से रिलेटेड मंदिर है और इसको मतलब रघुनाथ मठ के नाम से जानते हैं। ये 1250 साल पुराना, मतलब बहुत पुराना ये मंदिर है। तो और यहाँ देवप्रयाग में ही कुछ कुंड हैं, जिसमें से एक भगीरथ कुंड है और एक वशिष्ठ कुंड है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ वशिष्ठ जी ने, जो राम जी के गुरु थे, उन्होंने तपस्या की थी, और भगीरथ जो राम जी के मतलब पूर्वज थे, उन्होंने, जिनकी वजह से कहते हैं जिन्होंने तपस्या की थी, तो अब गंगा ज़मीन पे आई थी। तो ये कुछ इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब यहाँ से देवप्रयाग से क्या कहलाती है? ये गंगा, क्योंकि यहाँ पे इसका यहाँ से फिर अलकनंदा का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। और एक नदी यहाँ यमुनोत्री से निकलती है, जिसे यमुनोत्री से जो निकलती है उसका नाम है यमुना। तो ये हमारे जो 4 यहाँ पे हैं, तो इनको 4 धाम भी बोलते हैं। किनको? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब हम इसको थोड़ा सा इधर मतलब मैप में देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स के बारे में हम देख लेंगे उत्तराखंड के। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये यमुनोत्री है, यहाँ गौमुख है। तो यहाँ गौमुख से गंगा निकलती है, यहाँ यमुनोत्री से क्या निकलती है? यमुना निकलती है। अच्छा, यमुना वैसे तो मतलब इसका पूरा बहाव उत्तराखंड से फिर ये उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली होते हुए आता है, हरियाणा में भी। लेकिन इसका कुछ एरिया ये स्पर्श करता है, किसे? हिमाचल प्रदेश को भी। तो बस थोड़े से एरिया में स्पर्श करता है, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ये बद्रीनाथ है, यहाँ पे ये केदारनाथ है, यहाँ गंगोत्री है, इधर ये हमारी मसूरी रेंज है, इधर रुद्रप्रयाग है, इधर पौड़ी है, ये रानीखेत है। ये सारे हिल स्टेशंस हैं। ये लैंसडाउन है, ये बागेश्वर है, ये अल्मोड़ा है, ये नैनीताल है, ये काठगोदाम इधर है। ये जो अच्छा रेलवे का नेटवर्क है, ये भी एक्स्ट्रा न्यूज़ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। रेलवे उत्तराखंड में पूरे एरिया में उपलब्ध नहीं है, ये केवल इधर हरिद्वार, ये देहरादून तक उपलब्ध है, और इधर के एरिया में ये काठगोदाम तक ही मतलब जाती है। इसके बाद ये पहाड़ी एरिया, यहाँ आप बाई रोड ही जा सकते हो, ठीक है। तो ये इधर भीमताल है, ये हल्द्वानी देख लीजिए, टनकपुर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आने वाला है। हम आगे भी उत्तराखंड के जो भी वीडियोस लेंगे उसमें ये चीज़ें बहुत आने वाली। तो ये आप इनकी एक लोकेशन देख लीजिए कि यहाँ टनकपुर है, यहाँ रानीखेत है, यहाँ बैजनाथ है, यहाँ पिंडर ग्लेशियर है, यहाँ कर्णप्रयाग है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये जो हमने पंचप्रयाग अभी पढ़े, तो वो पंचप्रयाग का क्या है? ये पंचप्रयाग के फ़ोटोज़ हैं। जैसे ये यहाँ पे देवप्रयाग है, देखिए यहाँ पे अलकनंदा शांत चली आ रही है, और यहाँ भगीरथी में बहुत ज़्यादा मतलब बहाव है। तो ये क्या है? देवप्रयाग है। यहाँ रुद्रप्रयाग, यहाँ मंदाकिनी रिवर आके मिलती है अलकनंदा से। यहाँ पे ये रहा हमारा कर्णप्रयाग, ये रहा हमारा विष्णुप्रयाग, ये सबसे पहला प्रयाग था। यहाँ पे ये धौली गंगा आके मिल रही है। ये है हमारा नंदप्रयाग, यहाँ पे जैसे नंदाकिनी आ रही है। तो ये सारी रिवर्स, और इनका हम एक ये चीज़ इसमें भी जैसे इस टाइप से दिखाया गया है कि ये यहाँ पे मेन ताकि आपको क्या है, ये बद्रीनाथ में ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। और यहाँ पे मतलब एक निश्चित मौसम में हर प्रकार के पुष्प, मतलब बहुत अच्छा देखने लायक माहौल है यहाँ का बनता है। तो ये वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये चीज़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर हमने मैप से समझा। अब हम आएंगे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पे। तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से? अब ये मतलब इतना ज़्यादा प्राकृतिक एरिया है, तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत ज़्यादा होनी ही है, ठीक है। तो वो मोर ओवर तो मतलब 12 से 13 यहाँ पे जो भी मतलब ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। लेकिन जो मेन है उसमें हम ये देख लेते हैं। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? ये देखिए पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ का रीजन है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये जोशीमठ, और ये बद्रीनाथ, ये यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स है नंदा देवी से। और ये गोविंद पशु नेशनल पार्क जो है ये यहाँ पे है। और इधर ये राजा जी नेशनल पार्क देखिए हरिद्वार और देहरादून। ये नेशनल पार्क का जो एरिया होता है, जो कंजर्वेशन, ये बहुत बड़ा एरिया होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा सा पार्क बना दिया, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि जानवर तो थोड़े से ऐसे तो आप फिर जू होगा अगर छोटा सा एरिया होगा, तो जानवर को जो उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है। तो ये बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं। कभी कभी 2-3 जिलों पे ही नहीं, 2-3 राज्यों में भी होते हैं। जैसे साउथ का जब हम पढ़ेंगे, साउथ में तो हम तमिलनाडु का पढ़ेंगे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, कई ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे मुदुमलाई, अगस्थमलाई, ये केरला में भी हैं, तमिलनाडु में भी फैले। इनका कुछ एरिया इधर कर्नाटक में भी टच करता है। तो बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं। और एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, ये तो आप सभी मतलब अगर नहीं भी जानते होंगे तो आज से समझ जाएंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ये इस भारत देश का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
और दूसरा फिर क्या है, गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर है गोविंद नेशनल पार्क, फिर है नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स। और ये कुछ बहुत ही ये छोटे छोटे हैं, जैसे अस्कोट मस्क डियर, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसार, गोविंद पशु विहार, केदारनाथ मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनोग और असन बैराज। असन बैराज, अच्छा असन बैराज एक तरह से क्या है, बर्ड सेंचुरी। ये एक वेटलैंड है। वेटलैंड जो मतलब जो भूमि होती है जहाँ पानी भरा होता है, वेटलैंड का क्या परिभाषा होती है कि इसमें मतलब 6 मीटर तक जहाँ पानी होता है, दलदली एरिया टाइप का होता है, वो होता है वेटलैंड एरिया। तो असम बैराज इसको अभी भारत की ये जो मतलब रामसर साइट में भी शामिल किया गया। तो ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट। अच्छा, रामसर साइट का मतलब क्या होता है, रामसर का मतलब होता है ये वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए एक जो 1972 में एक ट्रीटी साइन की गई थी विभिन्न देशों के द्वारा। कहाँ साइन की गई थी, रामसर ईरान में साइन की गई थी। तो इसके अंतर्गत जो भी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो इंटरनेशनली जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन वेटलैंड्स को शामिल किया जाता है। क्यों, ताकि अगर वो इस श्रेणी में आ जाते हैं तो उनको एक तरह से संरक्षण मिलता है और वो उनका कंजर्वेशन हो सके। तो ये कौन सी, उत्तराखंड के जो पहला वेटलैंड एरिया है रामसर, वो कौन सा है, असान बैराज। और पूरे हिंदुस्तान में कितने हैं रामसर वेटलैंड्स, 39। चलिए, अब ये चीज़ हम समझ ली। अब हम इसमें आगे बढ़, तो खैर हम इसमें जिम कॉर्बेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जब अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम पे एक सर जोसेफ डाल्टन हुकर टाइप थे, एक उनका नाम था। तो उन्होंने मतलब उन्होंने जाके खैर नंदा देवी में वो जो भी किया था, नंदा देवी में जाके खोज की थी। तो उन्होंने बोला था कि अरे ये बहुत अच्छा मतलब एरिया है। फिर नंदा देवी को हुई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया था। और ये जो इधर का एरिया था जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट को भी उन्हीं के नाम पे, मतलब जिम कॉर्बेट जो वहाँ पे जो जिम कॉर्बेट एक मतलब व्यक्ति का नाम था। जिम कॉर्बेट को वहाँ का जो मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। उन्होंने इस एरिया को मतलब प्रिजर्व करने में, ये अंग्रेज़ों के टाइम पे ही ये हम समझ लेते हैं कि जब देखिए 1816 में ये हमने पीछे पढ़ा कि सुगौली की संधि हुई और उस संधि के द्वारा ब्रिटिशर्स को ये एरिया मिला। कौन सा एरिया मिला, कुमायूं का एरिया मिला। फिर उसके बाद जब लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो हम सब ने सुना होगा, डलहौजी की विलय नीति। इन्होंने मतलब जब देखा कि यहाँ पे मतलब ये वनस्पति का, ये फॉरेस्ट की बहुत अच्छी मतलब एक पूंजी है, फॉरेस्ट भी तो पूंजी ही होते हैं, रिसोर्सेज हैं। तो इन्होंने फॉरेस्ट एक चार्टर लागू किया। कब लागू किया, 1855 में। फिर इन्होंने एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेके आए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कौन लेके आए, ब्रिटिशर्स लेके आए। कब लेके आए, 1878 में। और इसमें इन्होंने क्या किया कि इंडिया की जो भी फॉरेस्ट्री थी उसको एक साइंटिफिक वे में लेके चले। तो आजकल हम देखते हैं ना कि ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, तो ये सब क्या है, इसका जो पहला मतलब इनका, इससे पहले एक्ट नहीं होते थे। लोग खुद मतलब प्रकृति के साथ रहते थे, प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहते थे। अब जब लोग प्रकृति का दोहन करेंगे तो फिर एक्ट और कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1878 में पहला एक्ट जो लेके आए थे वो कौन लेके आए थे, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के नाम से ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे। और फिर इसके कॉन्सिक्वेंस, अच्छा इसी का आपने अगर सुना हो, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपने पढ़ा होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, देहरादून में। तो देहरादून में क्यों है, तो देखिए इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यही है कि जब फॉरेस्ट एक्ट आया था तो वो डलहौजी ने यहीं से मतलब उत्तराखंड के लिए ही लागू किया था। तो उसी के कॉन्सिक्वेंसेस से यहाँ पे एक इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल बनाया गया था, जो कि देहरादून में बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था, ये 1878 में डेट्रिक ब्रैंडिस के द्वारा बनाया गया था। और उसी इंस्टीट्यूट को आज हम जानते हैं इंडियन फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ है, देहरादून में। तो चलिए, ये तो एक एक्स्ट्रा स्टडी हुई। तो चलो आज हम पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें फ्लोरा एंड फौना के बारे में। तो फ्लोरा फौना क्या होता है, मतलब वनस्पतियाँ और जो वहाँ पे जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में। तो अच्छा, ये चीज़ तो हम समझते हैं कि देखिए जैसे जैसे मैदानी एरिया होता है तो वहाँ मैदानी एरिया में हम ये देखते हैं कि वो किस रीजन में आता है। जैसे हमने संपूर्ण पृथ्वी को, ये बीच में इक्वेटर गई, इधर गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये है भूमध्य रेखा। इधर के एरिया में जो भी एरिया आता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और फिर इसके पार जो भी एरिया आता है उसे बोलते हैं टेम्परेट एरिया। और इधर बना देते हैं आर्कटिक सर्किल, इधर अंटार्कटिक सर्किल। तो आर्कटिक सर्किल के उधर बर्फीला एरिया, अंटार्कटिक सर्किल के इधर बर्फीला एरिया। तो इस एरिया को जो बीच में जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, सूर्य की रोशनी जब यहाँ मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पूरा ये धूप का एरिया रहता है, तो यहाँ इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। तो ये हम समझेंगे ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा धूप अगर रहेगी तो वहाँ की वनस्पतियाँ अलग होंगी। फिर ये एरिया आता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उधर रहता है, ये कौन सा, टेम्परेट एरिया। तो यहाँ की जलवायु कुछ टेम्परेट मतलब कुछ ठंडी प्रकार की होगी, बाकी तो इधर ये आर्कटिक लाइन आ जाती है। तो ये हमने समझ लिया। तो उसी प्रकार उत्तराखंड जो आता है
यहाँ पे कोई भी चीज़ की वनस्पति किस पे डिपेंड करती है, ये वनस्पतियाँ डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे और एल्टीट्यूड पे, यानी ऊंचाई। यानी टेम्परेचर कितना है तो टेम्परेचर यहाँ क्या होता है, घटता जाता है। क्यों? जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या है, घटता जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो यहाँ की वनस्पति पे भी प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ जो फ्लोरा है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें 2-3 प्रकार की जो भी हैं तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में सबसे पहले क्या आएगी, वेट टेम्परेट टाइप वेजिटेशन। तो ये वेट टेम्परेट मैंने बताया था ना कि जहाँ मतलब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती, उस रीजन को टेम्परेट रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये किस ऊंचाई पे है, 1K से 2K, यानी 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई का जितना एरिया है, ये किस एरिया में आता है, वेट टेम्परेट टाइप वेजिटेशन। वेट क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएंगी, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज। तो एवरग्रीन मतलब साल पर्यंत इसमें पत्तियाँ रहती हैं, और ब्रॉड लीफ यानी चौड़ी पत्ती की पत्तियाँ पाई जाती हैं। इसमें कौन कौन से हम उदाहरण पढ़ेंगे, ओक, चेस्टनट। तो ये ट्री है, ये आप देखिए, ये ओक का ट्री है, ये चेस्टनट का ट्री है। तो ये अच्छा खासा बड़ा सा पेड़ है, जैसे मैदानी एरिया में नीम के पेड़, बरगद के पेड़ इस टाइप के होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां देखिए इस टाइप की हैं, ब्रॉड लीव्स, ये चौड़ी पत्तियां हैं ना। तो ये किस चीज़ का पेड़ है, ये ओक का पेड़ हुआ। अब ये चेस्टनट का पेड़ हुआ। चेस्टनट का कौन सा पेड़ हुआ, चेस्टनट नट से हम समझ लेते जैसे वॉलनट, ये जो बादाम होता है ये पर्वतीय एरिया में होता है, जो नट्स की जो होती हैं। तो ये क्या, चेस्टनट क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये मतलब पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। अच्छा, चेस्टनट के जो होता है ये खाया जाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होता है। एंटीऑक्सीडेंट तो हम सभी जानते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं ना, खाने में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, जिससे क्या होता है, ये एक्सेस जो भी है, जो मतलब एजिंग की प्रोसेस होती है ना, आजकल जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं उसमें बोलते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स एजिंग को रोकते हैं। एजिंग मतलब अगर आपकी वायु बोल दिया, आयु बहुत तेज़ी से अगर बढ़ रही है तो उसमें एक तरह से क्या होता है, ये एंटी एजिंग जो भी एलिमेंट्स इसमें होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एक तरह से हमको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। टेम्परेट फॉरेस्ट ये किस ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ये 1500 से 1300 मीटर की 3000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ये कॉनिफॉरस ट्री होते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे, अगर वहाँ बर्फ़ गिरेगी तो बर्फ़ अगर पेड़ों के ऊपर गिरेगी तो पेड़ों की पत्तियों को नुकसान पहुँचाएगी। तो ये पेड़ों की आकृति ही कुछ इस तरह से होती है कि बर्फ़ इसमें से गिरे तो मतलब ये इस तरह से ये इनको आच्छादित कर ले। तो ये कौन कौन से पेड़ हैं, ये जैसे पाइन के, देवदार, ये जैसे देवदार का वृक्ष देखिए, आप देख सकते हैं इसकी बहुत ऊंचाई होती है देवदार के वृक्षों की। सिल्वर फर, स्प्रूस, ये सिदार, ये देखिए, ये इधर पाइन के ट्रीज़ हैं। और ये जो क्रिसमस ट्री भी है ये पाइन का ही एक ट्री होता है, ठीक है, पाइन की एक वैरायटी होती है। तो देवदार, ये इस तरह के बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो ये क्या है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हायर एलिवेशन। अब जब हम उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, यानी 3600 मीटर की भी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, तब क्या मिलेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगा। तो इसमें जो अल्पाइन वेजिटेशन होगी, यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, पेड़ की पत्तियाँ भी झड़ गई हैं। तो ये जो सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स, बर्चेस, तो इस तरह जहाँ बहुत ज़्यादा वो बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हम पहुंच जाते हैं, टेम्परेचर बहुत निम्न हो जाता है, यानी शून्य से भी नीचे पहुंच जाता है, तो वहाँ का वेजिटेशन कुछ इस तरह का होता है, जिसमें क्या, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स और बर्चेस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं, अब हायर एल्टीट्यूड्स में, मतलब अगर हम इससे भी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जब पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या, वहाँ पे तो फिर वृक्ष हमें मिलने से रहे, तो क्या आएगा, मॉसेस एंड लाइकेंस, जैसे कि ये जो हरी हरी घास जैसी जम जाती है, जिसको हम काई भी बोलते हैं, ये इधर मतलब ये, और ये मॉसेस क्या होते हैं कि जैसे इसमें थोड़ी सी जैसे घास जैसी जम जाती है, और काई जैसे कि ये उस पर पपड़ी टाइप की निकलने लगती है। तो ये क्या होता है, ये हायर एल्टीट्यूड्स पे फिर केवल लाइकेंस और मॉसेस यही सारी चीज़ें मिलती हैं। अब बाकी टुंड्रा वेजिटेशन ये हम जानते हैं ना कि जब हम एक लाइन स्नो लाइन जिसे हम बोलते हैं, स्नो लाइन का मतलब होता है जहाँ बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है, तो स्नो लाइन के ऊपर फिर हमें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि और फिर जब स्नो लाइन में थोड़ी सी जब गर्मी आएगी, थोड़ी सी धूप आएगी, तब क्या, ये लाइकेन और मॉसेस मिल जाएंगे। तो टुंड्रा वेजिटेशन क्या है, वही है जहाँ अत्यंत मात्रा में जहाँ बर्फ़ गिरे, वहाँ के एरिया को क्या बोलेंगे, टुंड्रा वेजिटेशन बोलेंगे। फिर उससे नीचे ये टैगा, ये टुंड्रा टैगा तो खैर आपने पढ़ा ही होगा। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ देख लेते हैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में कि यहाँ कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो उत्तराखंड को तो जैसे वैसे भी हिल स्टेशंस में बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में, तो इसके टूरिस्ट अच्छा, ये जो फ़ोटो लगी है ये औली की फ़ोटो लगी है। ये औली कहाँ है, ये एक तरह का बुग्याल है। अच्छा, ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं, उत्तराखंड में ये जो घास के मैदान होते हैं ना, इन्हें बुग्याल बोलते हैं, बुग्याल और मीडोस। तो ये जो घास के मैदान होते हैं इनको इस नाम से जानते हैं,
बुग्याल के नाम से। तो ये कहाँ, औली कहाँ है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है यहाँ पे। और ये एक हिल स्टेशन है, यहाँ बर्फ़बारी होती है और ये स्कीइंग और रिजॉर्ट ये सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब बहुत सारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। तो उत्तराखंड की इकोनॉमी में टूरिज़्म का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के वैसे ज़्यादातर युवा तो आ जाते हैं पहाड़ी एरियो से, ये यहाँ पे प्लेन एरिया में आते हैं। यहाँ पे जैसे जो टेकी इनकी सबकी जॉब करते हैं तो वो यहाँ आ जाते हैं। लेकिन जो यहाँ एरिया में जो लोग रह जाते हैं वो किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, वो टूरिज़्म में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे मतलब देवस्थान है तो केवल हिंदू धर्म के ही सारे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों के देवस्थान मिलते हैं। जैसे कि एक पीरन कलियार जो शरीफ है, ये कहाँ है, रुड़की में, रुड़की के पास। ये रुड़की देखिए यहाँ पे है, ये हरिद्वार के पास, ठीक है। तो ये क्या है, ये रुड़की में कौन सा है, पीरन कलियार शरीफ। ये कहाँ पे है, ये किसका, इस नाम से ही पता चलता है कि ये मुस्लिम्स का पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हम जाएंगे, यहाँ पे एक है देहरादून में है गुरुद्वारा दरबार साहिब। और हेमकुंड साहिब के बारे में, तो हेमकुंड मतलब बहुत ही टूरिज़्म का बहुत ही वैसा प्लेस है। तो हेमकुंड साहिब के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। अगर ठंडियों के टाइम पे जाएंगे तो आपको मतलब बर्फ़ की चादर चारों तरफ दिखेगी। तो हेमकुंड साहिब ये कहाँ पे है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट ये इधर, तो इधर देख सकते हैं, हमने पढ़ा था कि ये ग्रेटर हिमालयाज़ का रीजन आता है। तो यहाँ तो ऑब्वियसली बर्फ़ होनी ही होनी है। और यहाँ पे बुद्धिस्ट की भी माइंड रोलिंग जो मोनेस्ट्री है, ये कहाँ पे है, ये देहरादून में है। तो ये बुद्धिज़्म की भी मोनेस्ट्री है। और ये सारी मतलब ये जो भी टूरिज़्म की साइट्स हैं, ये कहाँ पे हैं, ये उत्तराखंड में है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमने ये रामसर साइट के बारे में पढ़ा था, ये अभी रिसेंटली हुआ। तो 39 वेटलैंड साइट्स कहाँ हैं, हमारे देश में है। जिसमें से उत्तराखंड को इसकी पहली रामसर साइट मिली है, कौन सी, असम कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ पे है, किस रिवर के मुहाने पे, सॉरी किनारे पे स्थित है, तो यमुना रिवर पे। और कहाँ पे है, गढ़वाल रीजन में है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये असम कंजर्वेशन रिजर्व है, ये एकमात्र रामसर साइट है उत्तराखंड की। तो चलिए यहाँ से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आज हमने ये उत्तराखंड के बारे में पढ़ा। और इसी तरह के वीडियोस अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि इसमें हम क्या चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। और ये हमारी सीरीज़ का आज पहला वीडियो था। अब ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और कल का जो हमारा वीडियो आएगा वो हिमाचल प्रदेश पे आएगा। चलिए, आपको पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।